हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी गोल्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग पर्यावरण अध्ययन की एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं जो कि 30 प्रश्नों की होगी और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा को टच करता होगा, जो कि सुपर टेट और टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो कि परीक्षा में ना पूछा गया हो या आप पूछे जाने की संभावना ना हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं कि आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठें, ताकि ये 30 प्रश्नों के अलावा मैं भी बहुत सारे फैक्ट बताऊंगा जो कि आप नोट डाउन करते चलें, ताकि आने वाली परीक्षा के समय आप रिवीजन उसका कर सकें। यदि चैनल पे नए हैं या वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक बार अंत तक ज़रूर देखें। भले ही आपको ना पसंद आए बाद में तो आप दूसरा वीडियो मत देखना, बट अगर आप वीडियो पे आए हैं तो उसको अंत तक ज़रूर देखें। आपके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। चलिए दोस्तों, तो प्रारंभ करते हैं इस सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहते हैं? तो ऑप्शन है शुक्र, दूसरा है बुध, तीसरा है शनि, चौथा है बृहस्पति। तो इसका सही जवाब क्या होगा? शुक्र। क्या होगा? शुक्र। शुक्र को सौंदर्य का देवता कहते हैं। अच्छा, बात शुक्र की हो रही है तो शुक्र को और क्या क्या कहते हैं? तो शुक्र को जो है सांझ का तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? सांझ का तारा। और क्या कहते हैं? भोर का तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? भोर का तारा। भोर का तारा। और क्या कहते हैं? इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आकार और शेप जो है बिल्कुल पृथ्वी के समान है। बात की जाए ऑप्शन में बुध की है तो बुध हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध क्या है? सबसे छोटा ग्रह। और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बात की जाए अगर शनि की तो शनि के पास में सौर मंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। तो कितने हैं? 82। पूछ दिया जाएगा कि प्रश्न में किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, तो वह कौन सा ग्रह होगा? शनि। और दूसरे नंबर पे कौन है? तो वह है बृहस्पति। इसके पास 79 उपग्रह हैं। तो दोस्तों हमें यह भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रवाल क्या है? ऑप्शन है एक समुद्री जीव, दूसरा है एक भूमध्य सागरीय वनस्पति, दूसरा है एक विरंजक पाउडर और तीसरा है चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रवाल एक क्या है? एक भूमध्य सागरीय वनस्पति है। क्या है? एक भूमध्य सागरीय वनस्पति। बात प्रवाल की हो रही है तो आपसे प्रश्न में पूछेगा कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश में पाई जाती है? तो आप क्या जवाब देंगे? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। तो हमें यह भी याद रखना। पूछ दिया जाएगा कि किस महासागर में है? तो यह प्रशांत महासागर में है। कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। बात प्रशांत महासागर की जाएगी तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा और सबसे विशाल महासागर है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा और सबसे विशाल महासागर है। तो हमें यह भी याद रखना है। तो पूछ दिया जाएगा कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे पाई जाती है? तो वह ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑप्शन में यदि ऑस्ट्रेलिया नहीं है तो वह प्रशांत महासागर, हिंद महासागर जैसे ऑप्शन देगा। तो उसमें ऑप्शन क्या सही होगा? प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 मार्च, दूसरा है 10 मार्च, तीसरा है 14 दिसंबर और चौथा है 18 दिसंबर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 14 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार इसको लगा के आप नोट डाउन कर लीजिए कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 14 दिसंबर को। एक और इसमें ऑप्शन है 18 दिसंबर। पूछ दिया जाएगा कि 18 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। तो हमें यह भी याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? ऑप्शन है मेडुला ओब्लागेटा, दूसरा है अनुमस्तिष्क, तीसरा है प्रमस्तिष्क और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों मेडुला ओब्लागेटा। मेडुला ओब्लागेटा से श्वसन का नियंत्रण किया जाता है। और यह किसका पार्ट होता है? मस्तिष्क का पार्ट होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सी ड्रग
गिद्धों के विलुप्त होने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है एस्प्रिन, दूसरा है डाइक्लोफिनेक, तीसरा है क्लोरोक्विन और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डाइक्लोफिनेक। क्या होगा? डाइक्लोफिनेक। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डाइक्लोफिनेक एक दवा आती है जो कि जानवरों को दी जाती है, जानवरों को इंजेक्ट की जाती है या तो उसे टैबलेट खिलाई जाती हैं। तो जब जानवर की डेथ हो जाती है तो उसको कौन खाएगा? तो उसको खाएगा कौन? गिद्ध खाएगा। तो वो इतनी ही नुकसानदायक होती है कि गिद्ध जब मरे हुए जानवर का मांस खाएगा तो उसके अंदर भी क्या होगा? जहर फैल जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो सबसे बड़ा कारण जो गिद्धों के मरने का है तो वह है डाइक्लोफिनेक ड्रग। तो हमें यह भी बहुत ही ज़्यादा याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? ऑप्शन है बीमा, दूसरा है मत्स्य, तीसरा है पुलिस और चौथा है कृषि। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बीमा। बीमा जो है राज्य सूची का विषय नहीं है। बाकी जितने भी इसमें ऑप्शन दिए हैं, मत्स्य, कृषि और पुलिस, ये राज्य सूची के विषय हैं। बात की जा रही है राज्य सूची की, तो यह कहाँ से ली गई है? तो यह 7वीं अनुसूची से ली गई है। कहाँ से? 7वीं अनुसूची में सूचियों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से? संघ, राज्य और समवर्ती। समवर्ती सूची। बात की जाए संघ सूची की, तो संघ सूची में पूछ देगा कितने विषय हैं वर्तमान में। तो संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। पूछ देगा कि राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो राज्य सूची में 61 विषय हैं। कितने हैं? 61। पूछ दिया जाएगा कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो इसमें 52 विषय हैं वर्तमान में। पूछ दिया जाएगा कि समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है, तो यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा है वसा, तीसरा है विटामिन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऊतकों का निर्माण शरीर में दोस्तों होता है प्रोटीन से। प्रोटीन जिम्मेदार है ऊतकों के निर्माण करने में। ठीक है, तो हमें यह भी याद रखना है। बात की जा रही विटामिन की, तो विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो शब्द का प्रयोग किया था फंक ने। किसने किया था? फंक ने। पूछा जाएगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। पूछा जाएगा कि वसा में कौन सी घुलनशील विटामिन है? तो वो है ए, डी, ई और के। तो हमें ये भी याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है घड़ियाल, दूसरा है बब्बर शेर, तीसरा है सरीसृप और इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? घड़ियाल। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। पूछ दिया जाएगा कि दोस्तों राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह 3 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। कौन कौन सा? एमपी, दूसरा है राजस्थान और तीसरा है अपना यूपी। तो 3 राज्यों में राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य फैला हुआ है। बात की जाए इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में। कब हुई थी? 1978 में। और यह कितने राज्यों में? 3 राज्यों में फैला है। तो हमें यह भी याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे डबल स्टार लगा लीजिए आप। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश से भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा इसका महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से जो है भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। अब पूछ दिया जाएगा कि दोस्तों कि भारत के कितने राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? तो वह कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 5 राज्य। कितने? 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपका यूपी हो गया, दूसरा क्या हो गया? दूसरा आपका एमपी हो गया। क्या हो गया? एमपी। और तीसरा क्या हो गया आपका? आंध्र प्रदेश। और चौथा क्या हो गया? छत्तीसगढ़। और पांचवा क्या हो जाएगा आपका? उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा। तो 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो हमें यह भी याद रखना है। बात किया जाएगा कि यूपी के किस जिले से या कहाँ से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? तो वह इलाहाबाद के नैनी से। वो भी कब? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के नैनी से। कहाँ से?
उत्तर प्रदेश के नैनी या इलाहाबाद के नैनी से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया का कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है भारत, दूसरा है नेपाल, तीसरा है भूटान और चौथा है अमेरिका। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? भूटान। क्या होगा? भूटान। भूटान दुनिया का एक ऐसा देश है जो कि कार्बन निगेटिव देशों में से एक है। ठीक है, भूटान को कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है। बात की जा रही नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी कहाँ है? नेपाल की राजधानी है काठमांडू। क्या है? काठमांडू। पूछा जाएगा कि यहाँ के प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली। बात की जाएगी यहाँ के राष्ट्रपति की, तो यहाँ पे राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मसूड़ों में सूजन आना किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन है विटामिन सी, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा है विटामिन ई और चौथा है विटामिन के। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में क्या आ जाता है? सूजन आ जाता है। तो इसीलिए विटामिन सी का प्रयोग हमें निरंतर करते रहना चाहिए। और विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है आंवला में, या खट्टी चीज़ों में, जो भी खट्टी चीज़ें होंगी उसमें विटामिन सी पाया जाता है। बात की जाएगी कि इसके रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। बात की जाएगी विटामिन ई, तो विटामिन ई हमें अंकुरित 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 गेहूं से मिलती है। किससे? अंकुरित गेहूं से हमें विटामिन ई मिलती है और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल। बात की जाए दोस्तों विटामिन डी की, तो विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो विटामिन डी हमें प्राप्त होती है सूर्य की रोशनी से। कहाँ से? सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है और इसका रासायनिक नाम होता है दोस्तों कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। बात की जा रही विटामिन के की, तो विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्या नहीं जमता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो हमें यह भी दोस्तों याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पलामू, दूसरा है दरभंगा, तीसरा है बोरीवली और चौथा है बांदीपुर। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह पलामू। बात की जाएगी पलामू, तो पलामू हमारा स्थित है झारखंड में। झारखंड में। तो हमें यह भी याद रखना है दोस्तों, कभी कभी जगह का नाम दे देता है, पर कभी कभी क्या होता है कि उसके राज्य का नाम दे देता है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा, ऑप्शन में पलामू होगा तो पलामू लगाएंगे, अगर ऑप्शन में झारखंड होगा तो उसे झारखंड लगाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? झारखंड होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रक फार्मिंग संबंधित है। ऑप्शन है ट्रक व्यवसाय से, दूसरा है बागवानी कृषि से, तीसरा है पहाड़ी कृषि से और चौथा है रेशम कीट पालन से। यहाँ पे रेशम होगा, रेशम कीट पालन से। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? आपके हिसाब से क्या लग रहा है? ट्रक व्यवसाय लग रहा है क्या? नहीं, ट्रक फार्मिंग जो है बागवानी कृषि से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? बागवानी कृषि से। तो हमें यह भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? ऑप्शन है रेडान, दूसरा है जेनान, तीसरा है आर्गन और चौथा है मेसान। तो इसका सही जवाब होगा मेसान। बात की जा रही है नोबल गैस की, तो नोबल गैस क्या होता है कि कितनी गैसें होती हैं? तो इसमें आ जाता है एक हीलियम। क्या आ जाता है? हीलियम। दूसरा क्या है? नियान। दूसरा क्या है? नियान। तीसरा क्या हो जाएगा? आर्गन। क्या हो जाएगा? आर्गन। चौथा क्या हो जाएगा? क्रिप्टान। एक क्या है? क्रिप्टान है, क्रिप्टान। ठीक है। और क्या हो जाएगा? जीनान हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? रेडान हो जाएगा। तो कुल मिला के कितनी हो गई? 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। तो 6 प्रकार की क्या है? नोबेल गैसें हैं। एक फैक्ट और है इसमें दोस्तों कि रेडान गैस को छोड़कर, कौन सी? रेडान गैस को छोड़कर सभी गैसें वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं। कौन सी गैस को छोड़कर? रेडान गैस को छोड़कर सारी गैसें क्या हैं? वायुमंडल में प्राप्त होती हैं या होती हैं। तो हमें यह भी याद रखना है, क्वेश्चन में पूछ देगा कि कौन सी नोबेल गैस है जो रेडान जो जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है।
तो वायुमंडल में कौन सी नहीं पाई जाती है? रेडान नहीं पाई जाती है। दोस्तों नोबल गैस को हम लोग उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। तो हमें यह भी याद रखना है, प्रश्न में अगर उत्कृष्ट गैस पूछ दे तो उसका अर्थ भी नोबल गैस ही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है वित्त मंत्री, तीसरा है न्याय मंत्री और चौथा है वित्त आयोग। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वित्त आयोग। केंद्र और राज्य के बीच जो भी वित्तीय विवाद होगा उसका निपटारा कौन करेगा? वित्त आयोग करेगा। बात वित्त आयोग की जा रही है, तो वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है ये पूछा जाता है। तो अनुच्छेद है उसका 280। वित्त आयोग किसमें है? किसमें है? 280 में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों राज्य वित्त आयोग किसमें है? राज्य वित्त आयोग तो वो किसमें आएगा? 243 आई। किसमें? 243 आई से 243 वाई, 243 वाई तक हमें राज्य वित्त आयोग के बारे में देखने को मिलेगा। ये भी फैक्ट हमको याद रखना है। बात की जा रही है वित्त आयोग की, तो 15वें वित्त आयोग चल रहा है। कितना? 15वां वित्त आयोग चल रहा है और ये कब से चलेगा? 2020 से 2025 तक चलेगा। तो हमें यहीं से प्राप्त हो गया कि 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। बात पूछ दी जाएगी कि वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। कितने साल के लिए किया जाता है? 5 साल के लिए। अब पूछ दिया जाएगा कि इसमें कितने सदस्य होते हैं। तो सदस्य होते हैं उसमें दोस्तों 4, और एक क्या होता है? अध्यक्ष। तो कुल मिला के कितने लोग सदस्य होते हैं? 5, जिसमें एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। पूछ दिया जाएगा कि दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं दोस्तों एन के सिंह। कौन है? एन के सिंह। एन के सिंह इतने समय क्या है? वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो हमें यह भी दोस्तों याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रसिद्ध परिस्थिति विज्ञान शास्त्री हैं? ऑप्शन है नंदन नीलकनी, दूसरा है माधव गाडगिल, तीसरा है जयंत हजारी और चौथा है केसी पंत। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों माधव गाडगिल। क्या होगा? माधव गाडगिल। माधव गाडगिल जो है प्रसिद्ध परिस्थिति विज्ञान शास्त्री हैं। कौन है? माधव गाडगिल। तो हमें यह भी याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कृष्ण क्रांति का संबंध है। ऑप्शन है काले अनाज से, दूसरा है पेट्रोलियम उत्पादों से, तीसरा है मछली उत्पादन से और चौथा है सूरजमुखी से। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पेट्रोलियम उत्पादों से। बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन है। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो यह पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, यूपी टेट में भी पूछा गया है और अन्य एग्जामों में भी पूछा गया है। तो हमें यह भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकते, इनमें से एक ऑप्शन इसमें से गलत होगा। तो क्या है? रेफरेंडम द्वारा, दूसरा है लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा, तीसरा है संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? रेफरेंडम द्वारा संविधान का संशोधन नहीं किया जा सकता है। लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से किया जा सकता है और संसद के सदस्यों के 2/3 बहुमत से भी संशोधन किया जा सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर के समीप प्रवाल भित्ति क्यों मृत हो रही हैं? ऑप्शन है जहाज़ों के आवागमन के कारण, दूसरा है ग्रीन हाउस गैसों के कारण और तीसरा है अत्यधिक मत्स्यन के कारण और चौथा है नमक उद्योग के कारण। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा अत्यधिक मत्स्यन के कारण पोर्ट ब्लेयर के समीप प्रवाल भित्तियां जो है मृत हो रही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती हैं। ऑप्शन है आइसोबार, दूसरा है आइसोटोप, चौथा है आइसोहाइट और चौथा है साइक्लोट्रॉन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आइसोहाइट। क्या होगा? आइसोहाइट। आइसोहाइट जो होता है समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं। बात की जाए आइसोबार की, तो समान दाब वाले स्थानों को, कौन से? समान दाब वाले स्थानों को आइसोबार रेखा कहते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरित विकास पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, दूसरा है टॉम कूपर, तीसरा है WM एडम्स और चौथा है एलेक्स हैरिस। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? WM एडम्स। तो हरित विकास जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? WM एडम्स के द्वारा लिखी गई है। तो यह भी हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है होंगहो,
दूसरा है केरी, तीसरा है आमूर, चौथा है साल्विन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हांगहो। क्या होगा? हांगहो नदी को नदी चीन का शोक कहते हैं। हांगहो नदी को चीन का शोक कहते हैं। तो हमें यह भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्यता है यह किस आंदोलन का नारा है? ऑप्शन है भूदान आंदोलन, दूसरा है नर्मदा बचाओ आंदोलन, तीसरा है चिपको आंदोलन और चौथा है गंगा बचाओ आंदोलन। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सही जवाब होगा इसका चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन में ही पारिस्थितिकी स्थायी मितव्यता है यह नारा दिया गया था। बात की जा रही चिपको आंदोलन की, तो इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1973। कब हुआ था? 1973। और कहाँ से प्रारंभ हुआ था? चमोली। चमोली कहाँ से? चमोली जिले से। और चमोली जिला जिला तब कहाँ था? यूपी में। बट वर्तमान में अगर पूछा जाएगा तो वर्तमान में ये उत्तराखंड में है। चमोली जिला कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1973 को, चमोली, यूपी के चमोली डिस्ट्रिक्ट से प्रारंभ हुआ था। बात की जाए कि इसके आंदोलनकर्ता कौन थे मुख्यतः, तो मुख्यतः आंदोलनकर्ता थे सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। दूसरा कौन था? चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट। तीसरा कौन सा? तीसरा था गौरा देवी। कौन था? गौरा देवी। और एक और थे इसमें, गोविंद सिंह रावत। कौन थे? गोविंद सिंह रावत। गोविंद सिंह रावत भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो पूछ दिया जाए कि दोस्तों कि चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रारंभ हुआ था 1973 में। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। और इसके और भी मुख्य आंदोलन करता थे जो कि चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी और गोविंद सिंह रावत थे। पूछ दिया जाए कि कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के चमोली जिले से प्रारंभ हुआ था, जो कि आज वर्तमान में उत्तराखंड में है। ठीक है। बात की जा रही है भूदान आंदोलन की। तो भूदान आंदोलन प्रारंभ किसने किया था? तो प्रारंभ तो किया था आपके विनोबा भावे ने। किसने? विनोबा भावे ने। विनोबा भावे। कब प्रारंभ किया था? 1951 में। दोस्तों इसको नोट डाउन करते चलें साथ में। और दोस्तों सीटेट का ये क्वेश्चन है कि पोचमपल्ली गांव कहाँ है? तो पोचमपल्ली गांव कहाँ है? तेलंगाना में। और यहीं पे सबसे पहले विनोबा भावे को जमीन का पहला दान मिला था। इसीलिए दोस्तों पूछा जाता है सीटेट में, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है सीटेट का और टेट का, कि पोचमपल्ली गांव कहाँ है? तो पोचमपल्ली गांव तेलंगाना राज्य में है। कहाँ पे है? तेलंगाना राज्य में। तो हमें यह भी याद रखना है। अगला है दोस्तों यहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन सा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो यह प्रारंभ किया था मेधा पाटेकर ने। किसने? मेधा पाटेकर। और कब प्रारंभ किया था? तो प्रारंभ किया था ये 1985 में। कब प्रारंभ किया था? 1985 में। चलिए दोस्तों ये सारे फैक्ट हमको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन है कैरोटीन, दूसरा है पिक्रिक एसिड, तीसरा है कोबाल्ट और चौथा है क्लोरोफिल। तो गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। अब बात की जाए क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही पौधे जो है सूर्य की रोशनी से अपना खाना बनाते हैं। तो पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो ये पूछा जाएगा तो वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उमरिया और दूसरा है देहरादून, तीसरा है मंडला और चौथा है भरतपुर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उमरिया। क्या होगा? उमरिया। और उमरिया कहाँ पे है? तो उमरिया है एमपी में। कहाँ पे है दोस्तों? एमपी। उमरिया कहाँ पे है? एमपी। तो सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उमरिया में है। अगर उमरिया नहीं ऑप्शन में होगा, राज्य ऑप्शन में होंगे, तो वो एमपी में है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सोपान कृषि की जाती है? ऑप्शन है हिमालय प्रदेश, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसके दो सही जवाब होंगे, एक है हिमाचल प्रदेश और दूसरा है उत्तराखंड। बात की जा रही है सोपान कृषि की। सोपान कृषि का अर्थ होता है कि सीढ़ीदार खेती। ठीक है। तो सीढ़ीदार कृषि कहाँ की जाती है? खेती कहाँ की जाती है? जहाँ पे क्या होंगे? पर्वत या पहाड़ होंगे। तो पर्वत या पहाड़ों पर ही क्या की जाती है? सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो दोनों राज्य जो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर्वतीय इलाके हैं,
तो यहाँ पे सोपान कृषि की जाती है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वतम स्थान किस राज्य में है? ऑप्शन है असम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा है नागालैंड, और चौथा है मिजोरम। तो भारत का सबसे पूर्वतम स्थान कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सी जगह है? किबूथी। कौन सा? किबूथी। किबूथी एक अरुणाचल प्रदेश में जगह पड़ती है, जो कि भारत के नक्शे का जो है सबसे पूर्वतम हिस्सा है, जो कि कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है? ऑप्शन है बांस, दूसरा है सफेदा, तीसरा है महुआ, चौथा है बबूल। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सही जवाब होगा इसका सफेदा। और सफेदा को और क्या कहते हैं? यूकेलिप्टस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस भी कहते हैं। तो पूछ दिया जाएगा कि पर्यावरण का दुश्मन किस पेड़ को कहा जाता है? यूकेलिप्टस को कहा जाता है। ऑप्शन में यूकेलिप्टस नहीं है, सफेदा है, तो उसे सफेदा को कहा जाता है, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो हमें यह भी याद रखना है। और इसे प्रकृति का दुश्मन कहा क्यों जाता है? क्योंकि ये जमीन से बहुत ही ज़्यादा पानी सोख लेता है, और ये हमेशा पानी को सोखता ही रहता है, इसीलिए इसको प्रकृति का दुश्मन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो ऑप्शन है 14 दिन, दूसरा है 1 माह, तीसरा है 3 माह, और चौथा है 6 माह। तो कितने माह के बाद? 1 माह के बाद। इसका सही जवाब क्या होगा? 1 माह के बाद। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन 1 माह की अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है। तो हमें यह भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, तो यह दोस्तों देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन भी यही था। तो किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो इसका सही जवाब आप कमेंट करके बताएंगे हमें, और मैं आपके कमेंट को देखूंगा और फिर आपको रिप्लाई करूंगा। तो इसका सही जवाब आप हमें कमेंट में लिख के बताएंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद।